हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम माय चैनल क्यूट लर्नर्स। तो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म की पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन। हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है। तो अब देखो, मैं आपको पहले मतलब बता देती हूँ चैप्टर का। तो रेस्पिरेशन जो है ना, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग। क्या होता है मतलब? ब्रीथ करना, टू ब्रीथ। ओके। तो और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स में आते हैं हम, ह्यूमंस आते हैं ऑर्गेनिज्म में और आते हैं एनिमल्स जो कि सांस लेते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिज्म। तो हम सांस लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं और ह्यूमंस भी लेते हैं, तो हम क्या ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है रेस्पिरेशन। तो चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त अभी आप वीडियो पॉज करो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया क्या नहीं आया। तो चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वन डे बूजो वॉज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year। तो एक बार क्या होता है, वन डे एक दिन, जो बूजो है ना, इसमें ना बूजो देखो, दो करेक्टर आपको पता होगा इस पूरे हमारी साइंस के बुक में। तो उनमें से अभी हम एक करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि बूजो, इसकी स्टोरी बताई गई है। तो जो बूजो था वो क्या कर रहा था, ईगरली वेट। ईगरली मतलब होता है बहुत ही उत्सुकता से, एक्साइटेड था, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए। वो क्या कर रहा था, वेट कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, जो कि क्या, टाउन से एक साल बाद टाउन आ रहे थे मतलब। तो बूजो टाउन में रहता, तो वो टाउन एक साल बाद आ रहे थे। तो he was in real hurry as he wanted to receive them at the bus stop। तो बहुत जल्दबाजी में था क्योंकि उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बस स्टॉप पे रिसीव करना था, लेना था। He ran fast and reached the bus stop in a few minutes। तो वो तेज भागा और बस स्टॉप कुछ ही मिनट्स के बाद पहुंच गया। He was breathing rapidly। तो वो पता है कैसे सांस ले रहा था, मतलब ऐसे ले रहा था, लगातार सांसें, ऐसे नहीं, नेचुरली नहीं, एक ली फिर थोड़ा टाइम लगता है ना ऐसे दूसरे में। तो वो क्या करता है, लगातार एकदम से फास्ट, बहुत ही जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। तो उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा कि इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहे हो तुम बूजो। तो बूजो बूजो ने बोला, उनको बोला, बूजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। तो बूजो ने बोला कि वो जब से आया है ना रोड से, तब से भागे जा रहा है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। तो जब ये जो क्वेश्चन था ना, वो स्टक हो गया उसके माइंड में, चिपक गया कि वो इतनी तेज सांस क्यों ले रहा है। ठीक है। ही वंडर वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। क्यों भागने से कोई इंसान तेज तेज सांस लेता है। द आंसर टू बूजोस क्वेश्चन, wait, the answer to Bujo's question lies in understanding why we breathe। तो अब जो बूजो का आंसर है ना, वो हमें ये समझना पड़ेगा उसके आंसर के लिए कि क्यों पर्सन ब्रीथ करता है, क्यों पर्सन सांस लेता है। देखो, ब्रीथिंग जो है ना, वो रेस्पिरेशन का हाफ पार्ट है, पूरा पार्ट तो नहीं है। रेस्पिरेशन में भी और बहुत कुछ आता है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन जो ब्रीथिंग है वो उसका कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। अब हम रेस्पिरेशन के बारे में और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाई डू वी रेस्पायर। हम क्यों रेस्पायर, मतलब हम क्यों सांस लेते हैं। ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 2 you learn that all organisms are made of small microscopic units called cells। तो हमने चैप्टर अभी तक कवर नहीं किया चैप्टर 2, लेकिन हम चैप्टर 1 में भी ये चीज पढ़ी थी, याद है आपको? जिन्होंने नहीं देखा तो देखना जाके, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उस वो आप देखना, क्योंकि उसमें मैंने आपको समझाया है पूरा। तो हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं। ऑर्गेनिज्म सेल्स में, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसका मतलब। देखो, सेल्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स है। मतलब जो इंसान होता है ना, इंसान की जो बॉडी होती है ना, वो किससे बनी होती है, सेल्स से बनी होती है, सेल से। ठीक है। और जो सेल्स है ना, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप इतने छोटे होते हैं आपको कि जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उससे दिख पाएंगे, मुश्किल से। ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि जो
वेट हाँ, कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो क्या है, बहुत सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटी काम करने वाली यूनिट है एक ऑर्गेनिज्म में। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, exertion and reproduction. Each cell, हर सेल ऑर्गेनिज्म में क्या परफॉर्म करता है, खुद के फंक्शन, जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सर्शन एंड रिप्रोडक्शन। देखो न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब होता है न्यूट्रिएंट लेना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है चीजों का ट्रांसपोर्ट होना, एक्सर्शन मतलब होता है वेस्ट बॉडी का बॉडी से बाहर निकलना, एंड रिप्रोडक्शन मतलब होता है बेबीज पैदा होना। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो सेल है वो क्या है, उसको नीड करनी होगी, एनर्जी नीड करनी होगी। इवन when we are eating, sleeping or reading, we required energy. जब हम खाना खाते हैं, जब हम सोते हैं, जब हम रीड करते हैं बुक्स, तभी हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? कभी आपने सोचा कि एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्यों आपके पेरेंट्स आपको बार बार टोकते हैं कि रोज आपको खाना खाना चाहिए, ये खाना चाहिए? ठीक है, तो जो द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि खाना जो होता है ना वो क्या स्टोर करता है, एनर्जी। खाने में एनर्जी होती है, खाना एनर्जी स्टोर करता है, विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो कि क्या कब रिलीज होती है एनर्जी? रेस्पिरेशन के टाइम। मतलब देखो देखो हमने खाना खाया, ठीक है, अब खाना खाने के बाद जब वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है तब हमारे अंदर एनर्जी आती है, तो हमें इसलिए खाना खाना चाहिए रेगुलरली। Therefore, all living organism respire to get energy from food. हर जो living organism है ना वो क्या respire होता है energy लेने के लिए खाने से। During breathing, we breathe in air. Breathing के time हम कहाँ सांस लेते हैं, हवा में सांस लेते हैं। You know that air contains oxygen. हमें पता है कि जो air क्या contain करती है, oxygen contain करती है। We breathe out air which is rich in carbon dioxide. देखो हम इन लेते हैं ऑक्सीजन और हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं, क्या छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं CO2। The air we breathe in is transported to all parts of our body and ultimately to each cell. जो हवा जो हम ब्रीथ करते हैं वो क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे हर बॉडी के पार्ट पे, और फिर अल्टीमेटली हर सेल में भी हो जाती है, फिर खुद ही हर जो सेल है ना उसमें वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इन द सेल्स में ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। सेल्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो प्राण वायु होती है जो कि एयर में होती है, वो हमें किस चीज में हेल्प करते हैं, खाने के टुकड़े करने में। The process of breakdown of food in the cell which release of energy is called cellular respiration. देखो जिस प्रोसेस से जो हमारे खाने का ब्रेक डाउन होता है ना सेल के अंदर, जिससे क्या होती है, एनर्जी हमारी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, yes. तो जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये जो रेस्पिरेशन है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो करती है, प्लेस लेती है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में ये वाली रेस्पिरेशन होती है। इन द सेल के अंदर द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो सेल के अंदर क्या होता है, जो फूड को ग्लूकोज में बोलते हैं, वो क्या होता है, टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, क्या यूज करके, ऑक्सीजन यूज करके। देखो ऑक्सीजन के यूज से क्या क्या टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और किसके यूज में, ऑक्सीजन के यूज में। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. देखो जब खाना टूटता है, मतलब when breakdown of glucose, खाने का मतलब ग्लूकोज का जब ग्लूकोज टूटता है तो वो ऑकर्स होता है जब हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है वो रेस्पिरेशन कौन सी होती है,
एरोबिक रेस्पिरेशन। आप इससे याद रख सकते हो कि एरोप्लेन का AERO वो वाले इसमें क्या यूज होते हैं, ऑक्सीजन। Food can also be broken down without using oxygen. This is called anaerobic respiration. देखो, और जिसमें हम जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते ना खाने को तोड़ते वक्त, ग्लूकोज मतलब भी खाना होता है ना, तो तोड़ते वक्त तो जब हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। जब खाना टूटता है, मैंने आपको बताया था ना, जब खाना टूटता है तो हम वो क्या रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के यूज में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी में होता है, तब वो वाली कौन सी रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनाएरोबिक होती है जिसमें यूज नहीं होता। ठीक है, you should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पे ना कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि यीस्ट भी एक ऑर्गेनिज्म है जो सरवाइव, जो जीता है एब्सेंस ऑफ एयर, वो बिना हवा के जी सकता है, जीता है मतलब। दे आर कॉल्ड एनारोबीज। देखो, जो बिना ऑक्सीजन मतलब बिना एयर के वो लेते हैं, मतलब जी सकते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, एनारोबोस। ओके, दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो किससे एनर्जी लेते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी लेते हैं। In the absence of oxygen, glucose break down into alcohol and carbon dioxide as it is given below. तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना जो ग्लूकोज टूटता है वो किस में टूटता है, एल्कोहल में टूटता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि अब हमें नीचे दिखा रखा है। देखो, ग्लूकोज विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। देखो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस कहते हैं इनको, हमें ये दो इक्वेशंस याद करनी है। ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है ये वाली। और यहाँ पे हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी है ये वाली, ये किसकी, वो है उसकी, ये उसकी वो है एरोबिक रेस्पिरेशन की वो है इक्वेशन। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। यीस्ट होते हैं ना, वो सिंगल, सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। They respire anaerobically and during this process yield alcohol. जो ये किससे रिस्पायर होते हैं, एनारोबिकली, मैंने आपको पहले बताया था, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस yield alcohol। तो फिर देखो, यीस्ट से ही हमारी अल्कोहल बनती है, तो ये किससे एनारोबिकली करते हैं रेस्पायर, और फिर उसी से क्या बनती है, ये बनाते हैं अल्कोहल। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्कोहल किससे बनती है, तो अल्कोहल किससे बनती है, अल्कोहल बनती है उससे, बिना उसके यीस्ट से बनती है अल्कोहल। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। वाइन एंड बियर किससे बनती है, यीस्ट से। नाउ our muscle cells can also respire anaerobically. हमारी जो मसल सेल होती है, जो हमारी मसल्स की सेल्स होती है, वो भी रेस्पायर कैसे कर सकते हैं, एनारोबिकली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। देखो, हमारी कौन सी सेल्स, मसल सेल एनारोबिकली भी रेस्पायर कर सकती है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। ओके, आप एक बार इसको अभी 1 सेकेंड के लिए इसको पढ़ो, और फिर मैं आपसे पूछूंगी एंड में लास्ट में। हो गई बच्चों, तो चलो अब हम आगे का पढ़ते हैं। When there is a temporary deficiency of oxygen, जब हमारे पास, मतलब नॉट ऐसे कि बिल्कुल ही वो पक्की, मतलब पक्की कि जो कि डेफिनेट हो, डेफिशिएंसी होती है ना ऑक्सीजन की, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। जब हैवी एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, फास्ट रनिंग कर लेते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं, ज्यादा वॉकिंग कर लेते हैं बहुत घंटों के लिए, या फिर हम हैवी वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि डंबल उठाना, ये सब
ये सब क्या होता है, हैवी वेट लिफ्टिंग होता है, तो हमारी जो एनर्जी की डिमांड होती है ना वो ज्यादा होती है। अब देखो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि जब आप देखो आप बहुत देर तक खेल के आए हो, बहुत ज्यादा आपने एक्सरसाइज कर लिया आपने, तो आपको क्या होगा कि आपको भूख ज्यादा लगेगी, तो फिर हमारी जो एनर्जी की डिमांड होगी वो क्या होगी, हाई, वो ज्यादा एनर्जी मांगेगी। तो हमें ज्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी, जब हम ज्यादा खाना खाएंगे और उसका जो ब्रेक डाउन होगा फिर एनर्जी भी हमारी ज्यादा ही हमें मिलेगी। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, लेकिन जो ऑक्सीजन का सप्लाई होगा ना जिससे एनर्जी बनेगी वो तो लिमिटेड में होगा, मतलब ऑक्सीजन हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलना, हमें अगर हम ज्यादा ये सब करेंगे तो हमें कोई ऑक्सीजन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। The anaerobic respiration takes place in the muscle cell to fulfill the demand. जो anaerobic respiration होती है ना वो काम प्लेस लेती है मसल सेल में, किसके लिए, कि उसकी जो फुलफिल क्या होता है, डिमांड ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है जो मसल्स वाली की मैं आपसे एंड में, चैप्टर के एंड में क्वेश्चन इस टाइप के पूछूंगी छोटे छोटे, ठीक है। अब ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो हाँ देखो ये भी एक वो है इक्वेशन, किसकी इक्वेशन है ये इक्वेशन है मसल की इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मसल की इक्वेशन हमें दिखा रखी है यहाँ पे, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। मसल की इक्वेशन क्या है, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है, लर्न करना। तो अब मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊंगी, ओके। उसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो ब्रीथिंग वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। हैव यू एवर वंडर व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, क्या आपने आज तक सोचा है कि आपको मसल क्रैम्प क्यों मिलते हैं जब आप हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो। मसल क्रैम्प होते हैं जो कि देखो हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो हमारे जो हैंड्स में या फिर लेग्स में या फिर थाइज में और या फिर हमारी बैकबोन में क्या होता है, दर्द होता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मसल क्रैम्प्स कहते हैं। हमारी मसल्स पे जो दर्द होता है ना उसको हम कहते हैं मसल क्रैम्प्स कहते हैं। तो वो हमें हैवी एक्सरसाइज में हमने क्यों, आपने आज तक सोचा ऐसा क्यों होता है। द क्रैम्प्स ऑकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली, और ये जो क्रैम्प पता है कब हमें होता है, जब हमारी जो मसल सेल है ना वो कैसे रिस्पायर करती है, एनारोबिकली। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो मसल सेल है ना वो हमेशा एनारोबिकली नहीं वो करती रेस्पायर, लेकिन कभी कभार करती है, और जब करती है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज, जब हमें मसल क्रैम्प पड़ते हैं ना, तो मतलब इसका हो गया कि हमारी जो मसल्स ने कैसे रेस्पायर किया, एनारोबिकली रेस्पायर किया। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, जब पार्शियल पूरी तरीके से नहीं लेकिन जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का खाने का, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली भी, बहुत अच्छे से याद करना। Let me take which color. Let's take orange color. Okay. Yes. So now the accumulation of lactic acid causes muscle cramp. तो जो accumulation होता है lactic acid का वो क्या करता है, muscle cramps को produce करता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है, accumulation किसका, लैक्टिक एसिड का, याद रखना ही वाली लाइन, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड वो क्या करता है, मसल क्रैम्प को प्रोड्यूस करता है। ओके नाउ थोड़ा सा बचा है बस हमारा, वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ थोड़ा मसाज। हम अब इस क्रैम्प से कब हमें छुटकारा मिलेगा, जब हम हॉट वाटर की बात लेंगे, मतलब गर्म पानी से नहाएंगे या फिर मसाज करेंगे। आपको पता होगा जब बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है तो मन करता है ना कोई हमारा हाथ आके दबाए, लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको कि ना उससे ना जो हमारे दर्द है ना वो पूरे हाथ पे फैलता है, लेकिन फिर भी हमें रिलैक्स तो मिलता है। कैन यू गेस वाई इट इज सो, आपने कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है कि हमें हॉट वाटर की बात से मसाज से हमें आराम मिलता है। अब देखते हैं क्यों। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, वो क्या क्या करती है, हॉट वाटर की बात और जो मसाज क्या इम्प्रूव करती है, जो हमारा ब्लड चल रहा है ना उसकी सर्कुलेशन, जैसे 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 हमारा ब्लड चल रहा है ना उसकी प्योर सर्कुलेशन करवाते हैं, मतलब हमारे ब्लड को साफ करता है, मतलब हमारे ब्लड को उसमें सर्कुलेशन की अच्छी कर देता है, ठीक है। बस हमारी कुछ 5 to 3 लाइंस बची हैं,
As a result, the supply of oxygen to muscle cell increase. तो इस रिजल्ट में क्या होता है, जो सप्लाई होता है ना ऑक्सीजन का मसल सेल्स में, जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है मसल सेल्स में, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज बढ़ जाता है, तो इसलिए हमें रिलैक्स मिलता है. द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो जो अब ये इंक्रीज होता है ना सप्लाई ऑक्सीजन का, वो क्या रिजल्ट देता है, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. इसलिए कहते हैं कि इतनी ज्यादा हम ऐसे मसाज वगैरह करते हैं ना, तो उससे जो फैल जाता है वो, इसलिए लैक्टिक एसिड का हमारा क्या होता है, पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हमारी मसल्स पे हो जाता है. तो हमने इतना करा है चैप्टर को कंप्लीट. तो मैंने सोचा है कि नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको ये वाला आपको इसलिए टाइम दिया था, इस वाले पैराग्राफ में अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था इसको पढ़ना, तो इसका मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछूंगी, नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में मैं पूछूंगी, तो वो ध्यान रखना आपको, मैं एक पक्का पूछूंगी. अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे ब्रीथिंग एंड और पार्ट्स रह रहा है, ठीक है. तो बट मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी पूरा चैप्टर. तो तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर, और इसको रिवाइज करते रहना. बाय बाय.